मध्य प्रदेश सरकार 2 साल पूरे हो चुके हैं और अब आने वाले दिनों में किस तरह से मध्य प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, प्रगति की राह पर सीढ़ियां चढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए अपने मेहमानों से हम लगातार विचार विमर्श भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब हम मंच पर उन मेहमानों से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाई है और कामयाबी की सीढ़ियां वो लगातार चढ़ रहे हैं। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर प्रियंका मरन जी को, जो ग्लूकोमा एंड एडवांस कैटरेक्ट सर्जरी में स्पेशलिस्ट हैं और प्रभु प्रेम नेत्रालय से संबंधित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुभाष गर्ग जी को। आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, ऑटिज्म थेरेपी एक्सपर्ट के क्षेत्र में आप बखूबी काम कर रहे हैं। और मंच पर बुलाना चाहूंगा मैं डॉक्टर नैन्सी जैन को। आप ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हैं और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के क्षेत्र में बखूबी बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। आप तीनों मेहमानों का मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपनी सहयोगी कोमल को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। दर्शकों, क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन आप ही के बीच कई ऐसे लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में ऐसा काम करते हैं, जो मिसाल बन जाते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। ये एक संदेश देते हैं कि जिंदगी में कितनी भी कठिनाई हो, समाज के बीच, समाज के साथ जुड़कर बेहतरीन काम किया जा सकता है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। ओवर टू कोमल। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि यकीनन आप इस मंच के जरिए इन लोगों को जरूर सुनिए और इससे आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि अगर आपको कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। ओवर टू कोमल। बहुत शुक्रिया दिव्यांश। मैं चाहूँगी आप भी आएँ और ज्वाइन करें ताकि हम अपने जो मेहमान हैं उनसे सवालों के सिलसिले को शुरू कर सकें। और बिल्डिंग न्यू इंडिया मध्य प्रदेश चैप्टर में हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या कुछ मध्य प्रदेश में नया देखने को मिल रहा है, किसने किस क्षेत्र में कितना विकास किया और आने वाले दिनों में क्या क्या प्लानिंग है। और क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि विकास को लेकर क्या क्या शुरू किया गया है, तो जाहिर सी बात है हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं। दिव्यांश, मैं चाहूंगी कि सवालों के बात की। हाँ, डॉक्टर प्रियंका मरन, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही बनता है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है उनके लिए आप किस तरह से मदद पहुंचा रही हैं, किस तरह से जुड़ रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को मदद की दरकार है। प्लीज़ माइक ले लीजिए मैम। हेलो, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका, जो आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। आपका जो सवाल है कि मैं कैसे मदद कर रही हूँ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं। देखिए, मैंने अपना हॉस्पिटल 2018 में शुरू किया और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ 2005 से। तो जैसे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने वहाँ भी देखा कि हमारे कॉलेज में निःशुल्क आई कैंप, निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया करते थे। उस समय तो क्या होता था कि जब हम नेत्र शिविर लगाते थे तो हम छोटे से कस्बे में जाकर वहाँ के स्कूल में कैंप्स करते थे और वहीं पे ऑपरेशन करते थे। और जब मैं अपनी फेलोशिप के लिए अरविंद आई हॉस्पिटल गई, वहाँ मैंने ये सीखा कि पेशेंट को कस्बे में जाना और पेशेंट को गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल में लाना और वहाँ पर फिर ऑपरेशन करना। तो मैंने वो अपने कॉलेज से और जहाँ से मैंने फेलोशिप की, वहाँ से मैंने ये सब सीखा। और अपनी लाइफ में भी जब मैं अपना हॉस्पिटल शुरू किया तो वहाँ भी मैंने निःशुल्क नेत्र शिविर, और इसका एक क्रेडिट मेरे पापा को भी जाता है, जो कि पूर्व न्यायाधीश रहे स्वर्गीय प्रभु दयाल महारन जी। उन्होंने भी मुझे कहा कि समाज ने आपको कुछ बनाया है, आप इस लायक हो, तो आप भी समाज को कुछ दो। तो एक कॉलेज से और एक पापा की प्रेरणा थी, तो उससे मैंने सीखा। तो हम लोग समय समय पर निःशुल्क नेत्र शिविर करते हैं और जो भी ज़रूरतमंद और गरीब वर्ग है उनको हम अपने हॉस्पिटल लाते हैं और उनका निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। और इसी सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुभाष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक्सपर्ट थेरेपिस्ट इन डेवलपमेंट, न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, है ना। तो बच्चों को लेकर हम पहले बात करते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम बच्चों के व्यवहार को लेकर बात करें, बहुत बदलता जा रहा है। कभी बच्चों को फ़ोन की लत लग जाती है तो कभी कुछ ज़िद करने लग जाते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। क्या वजह है? देखें, सबसे पहले जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है
है ना, बच्चों की पेरेंटिंग, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य या व्यवहारिक स्वास्थ्य में क्यों परेशानी बढ़ रही है? क्या मोबाइल इसके पीछे रीज़न है, या कुछ एनवायरमेंटल कारक, या फिर पेरेंटिंग? हम जरा सा बच्चों को बोल दें तो वो सुसाइड करने चले जाते हैं, बच्चों को डांट दें तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में बच्चे चले जाते हैं। हम अधिकतर देख रहे हैं आजकल बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ बढ़ रही है, जिसका मतलब कुछ आनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कारण भी हो सकते हैं। पर इसका कारण क्या है? इसका अभी भी रिसर्च चल रही है। बहुत सारे कारण में अगर हम देखें तो आजकल के हमारे बच्चे गली प्ले को भूल गए। गली प्ले मतलब गली में खेलना, बच्चों के साथ खेलना, ग्राउंडिंग एक्टिविटी जिसमें नेचर के साथ बच्चा जुड़ता है। बच्चा अब रील्स के साथ ज़्यादा जुड़ रहा है, रियल वर्ल्ड से बहुत कम कनेक्ट हो रहा है। यूजुअली न्यूक्लियर फैमिली का टाइम है, तो न्यूक्लियर फैमिली के साथ में क्या होता है कि यहाँ पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, अकेलापन बच्चों को खाया जा रहा है। इस वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या बच्चों के मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य में एक बोलना चाहिए बूम, या ड्रास्टिकली बोलना चाहिए एक पैंडमिक जैसे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पहले ये जो डेटा था, अगर हम बात करें 54 में से एक बच्चे को, अभी करंट स्टडी 36 में से एक बच्चे को स्पेक्ट्रम या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ के साथ बच्चे आ रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है और इसके बारे में बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि आज भी व्यवहारिक और मानसिक समस्या को एक स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है, और समाज में इसके बारे में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। और आपके इस प्लेटफॉर्म से शायद हम समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। आपने जागरूकता की बात की, डॉक्टर नैन्सी जैन सर ने जागरूकता की बात की, तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहला सवाल मेरा यही है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और किन महिलाओं को संभावना है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, महिलाओं को पता नहीं है, और फिर कई दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कि मैं सब लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर कर सकूं। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर पहले सेकंड नंबर पे आता था, पहले सर्वाइकल कैंसर आता था, अब ब्रेस्ट कैंसर नंबर फर्स्ट पे द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन है। ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का ब्रेस्ट रोग है। ब्रेस्ट में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनमें से ब्रेस्ट संबंधित बीमारी में ब्रेस्ट कैंसर एक है। ब्रेस्ट कैंसर में जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं ब्रेस्ट के, वो एबनॉर्मली कुछ फैक्टर्स के कारण, रिस्क फैक्टर्स के कारण डिवाइड होते हैं, और वो एबनॉर्मल डिवीजन होता है और उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने लगता है, आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ जिसे बोला जाता है। और ये ग्रोथ बनके एक ट्यूमर या लंप बना लेता है ब्रेस्ट में, और यह लंप इतना प्रभावशाली होता है कि यह बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाता है, अगर इसे सही समय पे नहीं डिटेक्ट किया जाता है तो। ठीक है, क्योंकि ये जागरूकता भी बेहद ज़रूरी है। और आपने जैसे कि बताया सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों का जिक्र किया। बहुत कम लोगों को पता होता है कि कैसे क्या जांच करें और आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि आजकल हालांकि हॉस्पिटल्स की तरफ से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, शिविर लगाए जाते हैं ताकि महिलाओं में जागरूकता फैलाई जाए। वापस लौटते हैं आपके पास, डॉक्टर प्रियंका। बच्चों को लेकर हम बात करते हैं तो स्कूल के बच्चों का जिक्र कर लेते हैं। कैसे स्कूल में आई चेक का काम किया जाता है? देखिए, आजकल अपन देख रहे सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल युग है। इसमें हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बच्चों में 3 समस्याएं आजकल बहुत कॉमन है। एक तो रिफ्रैक्टिव एरर है, मतलब चश्मे का नंबर है। जैसे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, लड़का है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की है तो अरे मैडम चश्मे का नंबर आ गया, क्या करेंगे? अब चश्मा है तो चश्मा तो लगाना पड़ेगा ना। सेकेंड है स्क्रीन टाइम, है ना। तो स्क्रीन उतनी हार्मफुल नहीं है जितना स्क्रीन टाइम है। हम आजकल बच्चों को ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ मत करो, वो ज़रूरी है आजकल, लेकिन स्क्रीन टाइम एक लिमिट होनी चाहिए। और एक थर्ड चीज़ है विटामिन रिच फूड उनको खाना। आजकल वो जंक खा रहे हैं। तो जैसे मेरा हॉस्पिटल और हमारी पूरी टीम स्कूल में निरंतर समय समय पर कैंप करते हैं और बच्चों को अवेयर कराते हैं कि नहीं, स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, विटामिन रिच फूड लीजिए, और अगर किसी को चश्मे का नंबर है तो उनको प्रोत्साहित करते हैं कि कंटिन्यू चश्मा लगाना है। स्क्रीन टाइम भी एक टेंशन है, लेकिन डॉक्टर सुभाष, अब जब स्क्रीन टाइम की बात आई तो मैंने कहा चलो पेरेंटिंग की बात भी कर ली जाए। एक बड़ा चैलेंज हो गया है, फ्रीडम देनी है बच्चों को या फिर थोड़ा सा टाइट रखना है, स्ट्रिक्ट रहना है, या बैलेंस बनाए रखना है। पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इसी कंफ्यूजन में किसी का बच्चा बहुत अच्छा निकल जाता है, कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरा भी एक 6 साल का बेटा है ना। मैं चाहता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में बहुत समस्या देखी है, तो मेरे बच्चे को कोई समस्या नहीं दिखे
उसको 4 टॉयज़ चाहिए तो चारों में दे दूँ। इसको बोला जाता है दिशाहीन पेरेंटिंग, जहाँ बच्चों को सब कुछ लाके आपने दे दिया। एक कि नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे को मार पीट के बहुत बड़ा किया, मैं भी मेरे बच्चे को मारूंगा, पीटूंगा, उसे थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए वो मारूंगा, पीटूंगा और उसे समझाने का तरीका भी यही मैं रखूंगा। तो इसे बोला जाता है बच्चों को डराना या डरपोक बनाने वाली या विद्रोह बनाने वाली पेरेंटिंग। आज के समय में पेरेंटिंग मॉडल चेंज हो चुका है। पेरेंटिंग मॉडल में अगर बोला जाए तो 0 से 5 साल के बच्चे को फ्री छोड़ना पड़ेगा। 5 साल तक के बच्चे को आप बिल्कुल स्ट्रेस ना दो, वो ऑल और नथिंग थिंकिंग पे ही बेस्ड है। उसे चाहिए तो चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बच्चे मान मोबाइल जाएगा। मांगे तो हाँ, बड़ा मांगे तो? वहाँ संतुलन रखना जरूरी है सर, वहाँ संतुलित होना जरूरी है, क्योंकि 8 साल से 16 साल के बच्चे को प्यार भी चाहिए, संवाद भी चाहिए और साथ ही साथ में स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए, जिसको बोलते हैं लिमिट में रहना। ओके, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि विद्या आरंभ संस्कार 5 साल के पहले आरंभ नहीं होना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे 2 साल में स्कूल चले जाते हैं, वहाँ उनका ना तो ग्रॉस मोटर स्किल पे वर्क हो रहा है, ना फाइन मोटर पे हो रहा है, ना ही उन्हें बिहेवियर स्किल्स पे वर्क सिखाया जा रहा है। केवल ABC हमारा बच्चा लिख रहा है, दिस इज़ काइंड ऑफ दैट कि मेरा बच्चा जो है ABC लिख रहा है, आई थिंक मेरा बच्चा आइंस्टीन जैसा बन जाए, दैट्स इट। बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को समझे, बच्चे का प्रतिभा कौशल क्या चाहता है, उसको निखारने की तरफ पेरेंट वर्क करे तो ज़्यादा ठीक है सर। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा बच्चा, अगर मैं बोलता सक्सेसफुल पेरेंटिंग क्या है, सक्सेसफुल पेरेंटिंग एक ही चीज़ है कि मेरा बच्चा समाज में खड़ा होकर 10 लोगों के साथ में एक रिलेशनशिप बना सके, अपनी बात को रख सके कि बिना किसी हिचकिचाहट के, एक वो सक्सेसफुल पेरेंटिंग है। तो बच्चे को मार पीट के भी नहीं सिखाया जा सकता, ना ही उन्हें सब कुछ ला के सिखाया जा सकता है। संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है और साथ में संवाद, और वो भी शायद करना उसके जरूरी लिए दोस्ती ज़रूरी है। है। बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला संवाद बहुत बिल्कुल, जरूरी है। संवाद। डॉक्टर नैंसी जैन, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में डर आ जाता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं तो महिलाओं में पहले तो जागरूकता होती नहीं थी, लेकिन अब जागरूकता है। तो ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाएं, कब ट्रीटमेंट लें। रिस्क फैक्टर की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की हम बात कर लें, हिस्ट्री की बात कर लें, कुछ इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले तो लोगों में एक मेंटालिटी है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ओल्ड एज वुमेन में ही होगा, जो कि बहुत गलत है। आइडियली लेट 40s 50s के बाद हार्मोनल चेंजेस हैं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। 45 के बाद ब्रेस्ट कैंसर कॉमन माना जाता है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। लेट 20s अर्ली 30s में भी ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स को मिल रहा है। अनमैरिड लोगों में भी ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत तेज़ी से पाया जा रहा है, उसका ट्रेंड बिल्कुल इंक्रीज़ हो रहा है। अब रिस्क फैक्टर्स की अगर अपन बात की जाए, सबसे पहले तो एक वुमेन होना ही एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बिकॉज वुमेन की बॉडी में हर पड़ाव पे इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अब ब्रेस्ट कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स को 2 उसमें मॉडिफाई हम कर सकते हैं, डिवाइड, मॉडिफाइबल फैक्टर्स और नॉन। जैसे कि मॉडिफाई यानी जो हमारी जीवन शैली, रेगुलर लाइफस्टाइल से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, लेट मैरिजेस, नली पैरिटी यानी कि महिलाएं लोग बच्चे नहीं चाहती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके लिए डॉक्टर से कब संपर्क करना है, तो हर महिला को जागरूकता ही नहीं है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ द ओनली की। आप जितनी जल्दी चीज़ों को अर्ली डिटेक्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे। लक्षण ऐसे रहते हैं कि आप हर महिला को हर महीने अपना स्तन एग्ज़ामिन करना आना चाहिए, जिसमें देखना है कि उन्हें स्तन में कोई गठान तो नहीं लग रही है, निप्पल से कहीं कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, निप्पल का साइज़ और शेप तो नहीं चेंज हो रहा है। लोगों को लगता है कि अगर गठान ब्रेस्ट में होगी तो ही प्रॉब्लम है, नहीं, ब्रेस्ट में गठान के साथ साथ बगल में भी गठानों को देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कितनी बार ब्रेस्ट की जो बीमारियां हैं वो बगल से चालू होके ब्रेस्ट में आती हैं। सो ये सब पॉइंट्स एवरी मंथ हर महिला को चेक करना चाहिए। जब वो एवरी मंथ चेक करेगी तो उसे पता रहेगा कि पिछले महीने मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन इस महीने मुझे कुछ अलग लग रहा है, तो अब मैं जाके चेक कराती हूँ। एंड ईयरली 40 ईयर्स की एज के बाद हर महिला को, भले कोई दिक्कत हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, स्तन का एक्सरे यानी कि मैमोग्राम कराना ही कराना चाहिए। ये NCCN गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि 40 ईयर्स एज के अबव ईयरली वंस अगर मैमोग्राम कराते हैं तो अर्ली डिटेक्शन बहुत पॉसिबल है स्टेज 1 में ही। ये ऐसा विषय है जिस पर खुलकर बातचीत करना ही एकमात्र रास्ता है ताकि लोग जागरूक हो बिल्कुल। सकें। डॉक्टर प्रियंका,
अभी मैम ने एक बात कही थी कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वो हम करें, जो नहीं है उससे कुछ नहीं हो सकता। अब आप स्वास्थ्य क्षेत्र में तो काम कर ही रही हैं, लेकिन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी आप काम कर रही हैं, अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। हम चाहेंगे कि जनता तक ये बात भी पहुँचे कि इन दो क्षेत्रों में आप क्या क्या काम कर रही हैं, किस तरह से लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, ये तो व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन फिर भी समाज के लिए, समाज के सामने, क्योंकि हम एक डॉक्टर हैं, कि डॉक्टर होने के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक एग्ज़ाम्पल सेट करें जनता के सामने कि नहीं, वो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन अपने धर्म को लेकर हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि वो भी रिलेटेड है मेरे काम से ही, धर्म। जैसे रेवाश्री आश्रम है हमारा नर्मदापुरम में, हम वहाँ रेगुलर कैंप करते हैं, और नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, उनका हम निशुल्क उपचार करते हैं, उनको हॉस्पिटल लाते हैं और उनका उपचार करते हैं। वहाँ श्री श्री ब्रह्मचारी महाराज जी हैं, और तो वहाँ हमारा एवरी ईयर हमारा फ्री आई कैंप होता है। और ऐसे ही बागेश्वर धाम में जो गुरुजी हैं, वहाँ भी मेरा रेगुलर कैंप चलता है, और वहाँ से भी पेशेंट आते हैं और हम फ्री आई चेकअप और फ्री आई सर्जरीज़ करते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में भी रेगुलर जैसे कि सुंदरकांड वगैरह पेशेंट और हमारा स्टाफ मिलके करता है। तो ये सब काम हम समाज के लिए और हमारे पेशेंट के लिए करते रहते हैं। कुल मिलाकर आपने दोनों जगह बैलेंस बैठा रखा है आराम से। लौटते हैं आपके पास डॉक्टर सुभाष गर्ग। बच्चों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं कि बच्चों का व्यवहार बदलता है, पेरेंटिंग को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की उम्र बहुत कम होती है और वो मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। उनके व्यवहार को लेकर अगर हम बात करें, समाज में किस तरह के मिथक फैले हुए हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह के संकेत मिलते हैं, इसको ज़रा बताइएगा। सबसे पहले हम बात करें मिथक के बारे में कि जब भी बच्चे के साथ में मानसिक या व्यवहारिक समस्या है तो सबसे कॉमन मिथक है कहीं बुरी नज़र लग गई होगी, किसी भूत प्रेत बाधा के साथ बच्चा जुड़ा हुआ है ना, किसी ने काला जादू हमारे बच्चे पे कर दिया होगा, या इसकी मम्मी ने ऐसे बिगाड़ दिया है, इसकी मम्मी के जीन्स में ऐसी समस्या थी, परिवार ने छुपाया सारी चीज़ें, इस वजह से बच्चे के अंदर तकलीफ आ गई, या फिर इसके बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाया, इस वजह से भी है। देखिए, रिसर्च ऐसा बोलता है कि बच्चे की व्यवहारिक और मानसिक समस्या के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जैसा मैडम ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे का हुआ है कि नहीं हुआ है, आजकल हमें ये हिस्ट्री लेनी पड़ती है बच्चों के साथ में, बच्चा IVF से तो नहीं है, ओके, बच्चे के समय पे रोया कि नहीं रोया, बच्चे का वजन कितना था, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ती है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैम ने भी कवर किया, स्क्रीन टाइम। स्क्रीन बुरा नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम बच्चे को कितना हमें इंटरेक्ट कराना है। WHO की गाइडलाइन को भी आप देखोगे ना तो 0 से 2 ईयर्स के बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 है, लेकिन अगर आप एज ए हिस्ट्री या जैसे एज ए हम लोग डॉक्टर, हम लोग पेरेंट्स से पूछते हैं 2 साल के बच्चे में कि आपके बेटे का स्क्रीन टाइम कितना है, नहीं सर हम तो बिल्कुल नहीं देते, बस खाना खिलाते वक्त देते हैं, तो खाना खिलाते में इसको आधा घंटा लगता है और बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है, तो क्या देखता है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है और मोबाइल में ऐसे रील बदलता रहता है, तो आप समझे 2 से 3 घंटे का उसका स्क्रीन टाइम है। ये सारी चीज़ें बच्चे की बोलना व्यवहारिक और मानसिक समस्या, जिसको आजकल ऑटिज्म भी बोला जा रहा है, ADHD भी बोला जा रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोला जा रहा है, या फिर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी बोला जा रहा है। ये समस्या हमारे सामने पेरेंट्स लेके आते हैं और इनके क्या सिम्टम है, सिंपल, अगर आपके बच्चे का विकास जो शारीरिक विकास है वो तो समय पे चल रहा है, लेकिन मानसिक विकास जिसमें बच्चा आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, हमारी बातों को वो सुन रहा है और उसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी भाषा का विकास एक सामान्य बच्चे की तरह है या नहीं है, क्या वो दूसरे बच्चों के साथ में एक मेलजोल कर रहा है या नहीं कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा अकेला बैठा है या तो बहुत ज़्यादा उद्यम कर रहा है, खुदाफादी कर रहा है। सीधी सी बात, और पढ़ाई लिखाई में कैसा है, देखिए पढ़ाई लिखाई में कैसा है, मतलब कि वो स्कूल में बैठ रहा है, स्कूल में टीचर के इंस्ट्रक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है, हैंड राइटिंग उसका कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग स्क्रीनिंग में करते हैं और यही सिम्टम होते हैं। तो आज जी न्यूज़ के माध्यम से अगर कोई पेरेंट सुन भी रहा होगा तो मैं बोलूँगा 3 चीज़ें आप आपके बच्चों में ध्यान रखें कि पहला, आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता है कि नहीं खेलता है, दूसरा, आपका बच्चे का भाषा का विकास सामान्य बच्चों की तरह है या नहीं है, तीसरा, आपके बच्चा रूल समझता है या नहीं समझता है। अगर ये 3 चीज़ों में से 2 में भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बिना किसी हिचक के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि व्यक्ति डॉक्टर के पास बाद में जाता है। हमारे इंडियन की व्यवस्था ऐसी है कि हम डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। आप उनसे बात करें,
ऐसा कुछ नहीं है, हर समस्या का निदान है और जल्दी से जल्दी, ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिए मेडिसिन रिक्वायर्ड है, सही समय पे सही गाइडेंस भी मिल जाएगा ना तो बच्चा उस स्थिति से बाहर आ सकता है। तो मिथक तो बहुत सारे हैं मैडम, उस मिथक को ब्रेक करने में आप में हम सभी लोग लगे हुए हैं, समाज के लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें समझदार बनना पड़ेगा। जागरूक होना भी ज़रूरी है और डर को मिटाना भी ज़रूरी है। डॉक्टर नैन्सी, अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है एक, कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज और उसका इफेक्टिवनेस, क्योंकि कई तरह के कन्फ्यूजन महिलाओं में होते हैं। पहले तो जान ले कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद इलाज को लेकर टेंशन, फिर वो कब ठीक होगा, कितना टाइम लगेगा, ऐसे कई जो सवाल है ना टेंशन दे देते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आप सारा टेंशन दूर कर दें। सबसे पहले तो अगर महिलाएं, कोई भी नहीं करता होगा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, लोगों को पता ही नहीं है, वो करेंगे तो स्टेज 1 में जितनी जल्दी पता लगेगा उतना बेस्ट, उतना अच्छा इलाज होगा। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मल्टी मोडालिटी है, ठीक है। ये सर्जरी, कीमोथेरेपी यानी कि जो नसों द्वारा इंजेक्शन होता है, रेडिएशन थेरेपी सिकाई, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोन थेरेपी, सबका कॉम्बिनेशन से ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करा जाता है। लोगों के दिमाग में ये है, मैडम हम सर्जरी करा लें, हमें कीमो नहीं लेना। कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग, और लोगों को अभी सिर्फ यही पता है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो मैडम पूरा ही ब्रेस्ट निकालेंगी। नहीं, अगर आप अर्ली स्टेज में आए हैं, जल्दी पता लग गया है, गठान छोटी है, तो ब्रेस्ट कॉन्जर्वेटिव सर्जरी बिल्कुल करी जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्तन की गठान को ही, कैंसर की गठान को निकाला जाता है। हम ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक से ब्रेस्ट को वापस से शेप दे देते हैं। ब्रेस्ट का होना, पूरा ब्रेस्ट निकलना महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे, उनको सोशल में जाने में बहुत ऐसा लगता है कि हम कैसे जाएंगे, 10 लोग देखेंगे, क्या बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ पूरा ब्रेस्ट निकालना है। इसके ऊपर से अगर बात आती है कीमोथेरेपी की, डॉक्टर्स आपको कीमोथेरेपी हम इसलिए देते हैं ताकि ये जो कैंसर सेल्स हैं वो जो खून में रहते हैं ये डिस्ट्रॉय हो सकें और वापस आने के, रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी भी इसी प्रकार से है, टारगेटेड जगह दी जाती है। लोगों को रेडिएशन थेरेपी से बहुत डर लगता है। मोस्ट कॉमनली किसी को लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट में कैंसर होता है तो उसे लगता है कि उसका हार्ट रिस्क पे है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट बहुत अंदर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर के साथ है, ब्रेस्ट आपका बहुत ऊपर है। तो लेफ्ट साइड होने से या राइट साइड होने से ऐसा कोई सिकाई से या रेडिएशन से कोई रिस्क नहीं होता। और कैंसर्स बहुत प्रकार के होते हैं, अच्छे प्रकार के, तेज़ी से बढ़ने वाले। जो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर्स होते हैं उनमें हम हार्मोनल टैबलेट्स भी चलाते हैं जो कि 5 to 8 ईयर्स रहती है, जिस पे पेशेंट हमेशा नॉर्मली रहता है। और जैसा जैसा बताया जाए वैसे वैसे मंथली आपको चेकअप करने के लिए आना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर सुन के सब लोग को डर लगता है, किसी को भी लगेगा कि कैंसर हो गया। कैंसर सुन के ऐसा लगता है अब हम बचेंगे ही नहीं। आप सही समय पे प्रॉपर इलाज लोगे, जैसा आपको डॉक्टर अब बता रहा है आपको बिल्कुल वैसा वैसा फॉलो करना है। लोग अपना दिमाग लगा के इधर उधर भटक जाते हैं, वो नहीं करना है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगर जल्दी स्टेज पे पता लग जाए। लेट पे भी पता लगता है, फिर भी अगर आप सही ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, सर्जरी सब कुछ फॉलो कर रहे हो, सर्वाइवल रेट्स बहुत ही अच्छे हैं। आप तीनों ही मेहमान अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं बहुत खास काम। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्लीज़ इसी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस मंच से आप जुड़े और मध्य प्रदेश वासियों को आपने एक पॉजिटिव संदेश दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू कोमल। शुक्रिया दिव्यांश। और ये जो सवाल हमने पूछे हैं, इनके जवाबों से हमने आपको जागरूक भी किया है, अलर्ट भी किया है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां हमें कोई जानकारी नहीं होती, हमें ज़रूरत होती है एक मीडिएटर की। बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सवालों के जवाब देने के लिए, जानकारी देने के लिए दर्शकों को।